हम्म। चलिए, कैसे हैं बच्चों? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? और थोड़ा सा एरर हो गया कि 2 दिन मतलब कुछ इशू हुआ, जिस वजह से मंडे ट्यूसडे को वीडियो आपके सामने नहीं जा पाया। सॉरी, मंडे को तो गया, कल नहीं जा पाया, है ना। तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कल के लिए सॉरी है, और स्टार्ट करते हैं धमाल। और जीएस पढ़ने वाले बच्चे, ये करेंट आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। यदि आप हमारे चैनल को अच्छा मानते हैं, लाइक करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करिएगा तभी ना केयर होगा जी। शेयर एंड केयर, क्या? चलिए, क्वेश्चन है 130 नंबर हो गया था ना, परवीन की बात हुई थी। 131। चलिए, 30 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे हम लोग बस। ये देखिए, पेन में गड़बड़ा जाता है, बड़ा खेला है। म्यूचुअल फंड उद्योग में पारदर्शिता और निवेशक संरक्षण को मजबूत करने के लिए किस नियामक संस्था ने 1 अप्रैल 2026 से प्रदर्शन आधारित शुल्क व्यवस्था को मंजूरी दे दी है ना? क्या है? तो म्यूचुअल फंड उद्योग में पारदर्शिता और निवेशक संरक्षण को मजबूत करने के लिए, है ना, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए कौन से नियामक संस्था ने 1 अप्रैल 2026 से इस पर क्या लगाना शुरू किया है? तो शुल्क व्यवस्था को मंजूरी दी है। तो ये कौन है? सेबी, 1988 में इसकी स्थापना हुई, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको कहते हैं हम लोग। देखिएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड में पहली बार प्रदर्शन आधारित शुल्क व्यवस्था को मंजूरी दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। क्लियर है ना? ये जनवरी क्वेश्चन है, इसलिए नया वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, आया है 132 नंबर आपके पास। भारत और जर्मनी ने जनवरी 2026 में डिजिटल और दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग गहरा करने के लिए किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है बाबू? जेडीआई है, जिसको हम लोग संयुक्त आशय घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है ना? भारत और जर्मनी ने डिजिटल गवर्नेंस, 5G, 6G, दूरसंचार और नवाचार में सहयोग करने के लिए एक संयुक्त आशय घोषणा पत्र, जिसको JDI बोला गया, जिसका पूरा नाम होता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन, क्लियर, ऑफ इंटेंट। शॉर्ट में क्या बोला गया? JDI पर हस्ताक्षरित किया है। माने 6G को लाने का प्लान किस देश के साथ हो रहा है जी? तो जर्मनी के साथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में लागू कर्नाटक भूमि राजस्व द्वितीय संशोधन अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किस क्षेत्र में जमा भूमि विवादों के समाधान से संबंधित है? तो ये कहाँ पर है जी? तो इसी कर्नाटक के कोडागु क्षेत्र में भूमि प्रशासन के द्वारा होगा। तो कहता है कर्नाटक सरकार ने कोडागु क्षेत्र में पुराने अभिलेखीय और स्वामित्व विवादों का पारदर्शी समाधान करने के लिए इस अधिनियम को लागू किया है। क्लियर? कहाँ पर? तो कर्नाटक के कोडागु क्षेत्र में। चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस देश के फ्योर्डलैंड क्षेत्र के गहरे समुद्र में 300-400 वर्ष पुराना एक विशाल ब्लैक कोरल, है ना, खोजा, जिसे समुद्र का जीवित अभिलेख माना जाता है? तो समुद्र का जीवित अभिलेख कोरल को माना जाता है, ये आप जानते होंगे। अब कह रहा है कि फ्योर्डलैंड क्षेत्र के गहरे समुद्र में 300-400 वर्ष पुराना एक विशाल ब्लैक कोरल मिला है। ये कहाँ मिला है? तो ये न्यूजीलैंड में मिला है। क्लियर है? इसको बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप देख लीजिए। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के फ्योर्डलैंड तट के पास एक प्राचीन ब्लैक कोरल की खोज की है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के इतिहास को समझने में मदद करेगा। मैंने बताएगा कि इतना दिन तक ये जीवित है, कैसे मेंटेन कैसे किया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट। समृद्धि महामार्ग के किनारे 3 मीटर चौड़े यूटिलिटी कॉरिडोर में बिछाई गई 694 किलोमीटर लंबी मुंबई नागपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना किस कंपनी ने पूरा किया? तो ये कौन है जी? गेल, हमारी महानवरत्न कंपनी है ना। गेल लिमिटेड ने महाराष्ट्र में इस अनूठी और देश की पहली ऐसी परियोजना को
पूरा किया जहां मुख्य राजमार्ग के किनारे गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। क्लियर है? चलिए, कौन कंपनी है जी? तो गेल। और ये कहाँ तक जाएगी? तो मुंबई टू नागपुर। क्लियर है? और ये कितना है? 694 किलोमीटर में है। क्लियर है ना जी? और 3 मीटर चौड़ाई में है। सारा पॉइंट आपको हमने बता दिया, जो भी सवाल आएगा। चलिए नेक्स्ट। भूवैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार पृथ्वी पर आज भी अस्तित्व में रहने वाली सबसे प्राचीन नदी प्रणाली फिंके नदी किस देश में स्थित है? फिंके नदी सबसे प्राचीन नदी माना गया। वो किस देश में है बाबू? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क आंतरिक क्षेत्र में बहने वाली फिंके नदी को सबसे प्राचीन नदी प्रणाली माना गया है, जिससे उत्पत्ति लगभग 30 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी और यह आज भी उसी मार्ग पर प्रवाहित होती है। सोच लीजिएगा। तो ये कौन सी नदी है बाबू? याद रखना है ना, फिंके रिवर। फिंके रिवर कहाँ पर बहती है बाबू? तो ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है ना? तो सबसे प्राचीन नदी प्रणाली पूछेगा तो फिंके रिवर कहाँ पर है बाबू? तो ऑस्ट्रेलिया में। देख लो बच्चों, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का फल क्या है? तो बस हमको फ्री में सब चीज़ प्रोवाइड करना आपको, बस कि रिजल्ट हो जाए। आपसे हमने मांगा तो बस क्या मांगा कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला, रेलवे सुरक्षा बल की किस महिला इंस्पेक्टर को रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बाल तस्करी रोकने और बच्चों के बचाव के लिए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन मैडम है जी? चंदना सिंह है ना। बच्चों की तस्करी जो होती है उस पर इन्होंने मूल रूप से क्या लगाया था? अंकुश लगाया था, इसलिए इनको अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंदना सिंह के बारे में देखिए, रेल मंत्रालय ने बाल तस्करी की रोकथाम बोले थे ना अभी, सैकड़ों बच्चों को तस्करों से सुरक्षित छुड़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए आरपीएफ इंस्पेक्टर कौन? चंदना सिंह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। क्लियर है बाबू? दम सही है ना? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देख लीजिएगा। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के किन स्थानों पर 2 नए एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये पडोगा और परवाणु है। ठीक है ना? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का ये दोनों इलाका है जहाँ पर एमएसएमई स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के, कहाँ पर है? ऊना जिले के पंडोगा और सोनल जिले के परवाणु। क्लियर है ना? ऐसे पंडोगा और परवाणु याद रखिएगा में 2 नए प्रौद्योगिकी केंद्र स्वीकृत किए हैं, जिनमें से प्रत्येक की लागत लगभग 10 करोड़ होगी। ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, ऐसे ही तो मिनिमम स्केल पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है प्रोजेक्ट डॉल्फिन है ना जी। डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है जी? तो पटना में है। क्लियर है? अब कह रहा है के तहत भारत के दूसरे रेंज वाइड डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस स्थान में की गई? तो दूसरा, पहला कहाँ? तो पटना में, तो बिजनौर में। कहता नदियों और तटीय क्षेत्रों में डॉल्फिन की संख्या और उनके आवास संरक्षण के खतरे का आकलन करने के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर में इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। पहला पूछेगा तो पटना बोलिएगा। क्लियर है ना? यही एनआईटी घाट पर है, पटना में गए हैं, लॉ कॉलेज घाट पर है, सॉरी। 140 नंबर देखिएगा, युगांडा के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में किस नेता को लगातार 7वीं बार देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया? तो युवेरे मुसेवी। क्लियर है? युवेरे मुसेवेनी, इनको राष्ट्रपति चुना गया है। युगांडा का रेगुलर 7वां बार चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, लगभग 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद झारखंड सरकार ने किस अधिनियम के तहत आदिवासी क्षेत्रों में अलग में आत्मशासन के नियमों को लागू किया है? तो ये पेशा अधिनियम 1996 है बाबू। क्या है? पेशा अधिनियम 1996। ये 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्र पर लागू होती है। कहता झारखंड ने आखिरकार 5वीं अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय विकास पर निर्णायक अधिकार देने के लिए पेशा नियमावली को लागू किया है। मैंने वहाँ पर ग्राम पंचायत भी अपना आधिकारिक निर्णय ले पाएंगे, है ना? अभी झारखंड सरकार का इशू चल रहा है ना जी, वहाँ पर जेएसएससी, जेपीएससी जितनी धांधलियाँ हुई उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। आप भी हिस्सेदार बने यदि आप झारखंड के हैं तो। चलिए 142, वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 8 महीनों में नाइजीरिया और ब्राजील जैसे बाजारों की बदौलत भारत का फार्मास्यूटिकल्स निर्यात बढ़कर, माने मेडिसिन की बात हो रही है,
कितने अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। मैंने मूल रूप से हमारा जो बाजार है वो नाइजीरिया और ब्राज़ील है, इससे भारत को बहुत फ़ायदा हुआ। और कहाँ तक हमारा फ़ायदा पहुंच गया है जी, तो देख लीजिएगा 20.48 अरब डॉलर यहाँ तक हमारे पास पैसा आया भाई, उसका फ़ायदा हुआ। तो पूछेगा मूल रूप से फार्मास्यूटिकल्स का जो बाजार भारत के लिए है वो कौन है, तो ब्राज़ील और नाइजीरिया है। क्लियर है ना, तो याद रखिएगा ब्राज़ील और नाइजीरिया, इससे जो हमारा अरब जो है फ़ायदा है अमेरिकी डॉलर में कितना है, तो 20.48 अरब डॉलर का है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता रक्षा के लिए 17 जनवरी 2026 को लागू हुई पहली, क्लियर है, कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि हाई सीज ट्रीटी, जिसको BBNJ ट्रीटी कहते हैं, को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बाबू, तो पेरिस समझौता, बस याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या है बाबू, तो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता को मेंटेन करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए सभी देशों ने मिलकर ये समझौता किया है। और मूल उद्देश्य क्या है, तो महासागरों को सुरक्षित, उसके जीवों को सुरक्षित, उससे संदूषित होने से बचाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, आपके पास है पूर्वोत्तर क्षेत्रों के 3 राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का पूर्ण राज्य स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। उन्हें किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो ये स्टैटिक जीएस हो गया, ये 1972 में मिला, ज़्यादा जरन की जरूरत नहीं है इसमें। अगला देखिएगा, भारत के दूरसंचार अनुसंधान संगठन CDOT को उसकी किस स्वदेशी आपदा चेतावनी तकनीक के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, तो ये सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन है ना, कि भाई समय से पहले ही आपको सचेत कर दिया जाएगा। देखिए इधर CDOT को उसकी स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन तकनीक के लिए स्कॉच अवार्ड मिला, जो भौगोलिक रूप से लक्षित मोबाइल नेटवर्क पर रियल टाइम आपदा चेतावनी प्रसारित करती है। अभी जैसे देखते हैं ना, फोन अब टी टी करने लगता पहले ही, है ना, कि आप तैयार हो जाइए, आपदा आने वाली है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की हालिया आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार भारत इस दशक के अंत तक किस आय श्रेणी वाले देशों में प्रवेश करने की दिशा में अग्रसर होगा, तो अपर मध्यम आय, क्लियर है ना जी, अपर मिडिल इनकम ग्रुप, है ना, मैंने पूरी तरह से अभी हम लोग विकसित नहीं हुए हैं। SBI रिपोर्ट अनुसार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लगातार 7% से अधिक की GDP ग्रोथ और बुनियादी ढांचे में निवेश के बल पर भारत 2030 तक अपर मध्यम आय देश बन जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, चलिए जी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा विकसित रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स, जिसको RNI कहते हैं, ने विश्व के 154 देशों के बीच भारत का स्थान केमा रहा जी, तो ये भारत का स्थान 16वां रहा। क्लियर है ना, फिर से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल मैंने बुद्धिजीवी फाउंडेशन द्वारा विकसित रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स, मैंने कौन सा देश बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उसमें हमारा देश जो है वो किसने नंबर पर है, 16 नंबर पर है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, आपके सामने है। अगला कहता है, हाल ही में 93 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए प्रतिष्ठित इतालवी फैशन डिजाइनर वेलेंटिनो गारानावी द्वारा फैशन जगत में स्थापित वेलेंटिनो रेड को किसका प्रतीक माना जाता है, तो ये आत्मविश्वास और विलासिता का प्रतीक माना जाता है। देखिएगा इसका डिस्कशन देखिएगा, इतालवी फैशन के दिग्गज वेलेंटिनो गारानावी ने फ्रांसीसी हॉट कट्योर और इटालवी टेलरिंग का संयोजन कर वैश्विक फैशन को एक नई पहचान दी थी। ऐसे भी आप जानते हैं फैशन नगरी पेरिस ही है, ठीक है। वेलेंटिनो रेड को विलासिता का प्रतीक माना जाता है, मैंने इसके इन कपड़े के इनके फैशन को विलासिता का प्रतीक माना जाता है, मैंने बहुत ही भोगी है, विलासी है, ठीक है ना, नामों में वेलेंटाइन है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी जल्दी बताइए। महासागर मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता और किसानों की सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए 4,475 करोड़ रुपए की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को किस जिले में लागू करने की मंजूरी दी है, तो ये यवतमाल है, ठीक है ना। महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र में किया है, विकसित ग्रामीण विकास को गति देने के लिए यवतमाल जिले में बेम्बला नदी पर, तो बेम्बला नदी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, बम्बई से याद रखिएगा। बृहद सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन को प्रशासनिक स्वीकृति दी है और इसमें खर्च कितना किया गया है, तो 4,775। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला देखिएगा। नई दिल्ली में मानवता नैतिक शासन और सतत विकास पर केंद्रित रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स, जिसको 16 नंबर पर ना है हमारे द्वारा जी, भारत 16 नंबर पर ना है, ठीक है,
का आधिकारिक शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता चीन गंभीर जनसंख्यिकी संकट का सामना कर रहा है, जहां वर्ष 2025 में लगातार चौथे वर्ष उसकी जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। अब चीन की कुल जनसंख्या लगभग कितनी रह गई? सोच लिए, बाहर तो हम लोग है जो और ऐसे आगे निकल जाएंगे। क्या है जी? 1.404 अरब। क्लियर है ना? कहता वर्ष 2025 में चीन की कुल जनसंख्या घटकर लगभग 1.404 अरब रह गई, जहां वहां जन्म दर और प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से काफ़ी नीचे आ चुके हैं, जिससे दीर्घकाल में जनसंख्या संकुचन और वृद्ध आबादी की समस्या तय मानी जा रही है। अरे भाई, ज़्यादा भी जनसंख्या को डेमोन्स को मैनिपुलेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। आबादी को मेंटेन कीजिए, समझाइए लोगों को कि आप खुद कंट्रोल करो। अब इतना भी मत कर लो कि फिर आप ही को दिक्कत आने लगे, तो समस्या वाली बात हो जाएगी भाई। चलिए अगला देखिएगा जी। देश के प्रति असाधारण योगदान, अदम्य साहस और दृढ़ नेतृत्व को स्मरण करने के लिए प्रति वर्ष 23 जनवरी को, अरे 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट। अरे सॉरी और इसको हम लोग कौन सा दिवस कहते हैं? पराक्रम दिवस कहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर विकास कैडर के किस अनुभवी 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय रिजर्व फोर्स, जिसको सीआरपीएफ में उप महानिरीक्षक, जिसको डीआईजी पद पर नियुक्त की मंजूरी मिली है? तो ये रविशंकर छवि हैं, ठीक है ना, और ये यूपी कैडर के हैं, ठीक है ना। कहाँ के हैं बाबू? यूपी कैडर के हैं, 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। क्लियर है? नेक्स्ट। चलिए अगला देखिएगा, आपके सामने है भारतीय घरेलू क्रिकेट में 2 बार की चैंपियन सौराष्ट्र को बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में 38 रन से हराकर किस टीम ने यह पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी किताब जीता? एकदम वीवीआई कर लीजिएगा भाई, वीवीआई कर लीजिएगा, एकदम क्वेश्चन इसी तरह का आएगा आपसे। ये लोकल स्तर पर जो ट्रॉफियाँ होती हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। ये कौन जीता है जी? विदर्भ ने जीता है। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वैश्विक दक्षिण में माने ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाले पहले बड़े स्तर का अंतर्राष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन इंडिया ए इम्पैक्ट समिट 2026 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? कि यहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ? भारत मंडपम, नई दिल्ली। ये तो बार बार आ रहा था, ये बार बार आ रहा था, ये वाला। चलिए अगला है, एशियाई देशों के बीच नीति कार्यान्वयन, नवाचार और लॉजिस्टिक्स दक्षता का आकलन करने के लिए एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है जी? तो ये 6ठा एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में, मैंने एशिया लेवल पर। तो कहता है इस सूचकांक के भारत को 11 एशियाई देशों के बीच 6ठा स्थान मिला, मैंने 6/11। यह रैंकिंग भारत के विनिर्माण क्षमता में सुधार को दर्शाती है। मैंने हम लोग ही मैन्युफैक्चर के मामले में तेज हो रहे हैं, परंतु साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक से जुड़ी चुनौतियों को सामने भी ला देता है। मैंने अब देखिएगा, कहीं रैंकिंग लड़ाई कीजिएगा, टीम बन के जाइएगा, तभी ना वहाँ पर पता चलेगा जी कि समस्या क्या है। देखिए बाबू, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप बस रेगुलर देखते रहो, करेंट को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से हमने सिलेक्टिव आपके लाया है, आप बस इसको पढ़ो और फिर देखो कमाल। इससे ज़्यादा सवाल आएंगे नहीं, ज़्यादा किताबों के चक्कर में मत फंसिए। चलिए अगला, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यान्वयन नेसो द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की समग्र वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये पहले भी हो गया था 7.2%। इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखिएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास डीआरडीओ जिसको बोलते हैं, ने हाल ही में किस स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमसीए के इंजन विकास के लिए फ्रांस की सफरान, फ्रांस की कौन सी कंपनी है जी? सफरान। क्लियर है ना? याद रखिएगा भाई, सफरान कंपनी के साथ रणनीतिक समझौता किया है। तो ये क्या है? एमसीए प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिएगा 159। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत किस वर्ष तक देश में 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्राम वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य दर्शाया गया है? तो ये कितना दिन तक हो जाएगा जी? तो लक्ष्य हाइड्रोजन ऐसे लिखिएगा, हाइड्रोजन तो एक होता है परमाणु संख्या, ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा 30, हाइड्रोजन 30 यानी 2030 तक। क्लियर है ना? ये क्षमता को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा।
चलिए अगला देखिएगा, वैश्विक पर्यावरण थिंक टैंक द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में चरम मौसमी घटनाओं से प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान केमा रहा? तो 7वां रहा, है ना। मौसम में होने वाले परिवर्तन से क्या क्या हम लोग प्रभावित हुए, तो उसमें हमारा रैंक 7वां है। कहता है इस सूचकांक के अनुसार चक्रवातों, अनिश्चित मानसून और तीव्र हीट वेव जैसी चरम मौसमी घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता के कारण भारत दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रभावित देशों में 7वां स्थान पर पहुंचा। माने हम लोग भी मौसम से प्रभावित रहते हैं, कभी रेला आ जाता है, कभी एल नीनो आ जाता है, काका आते रहता है, तूफान आता है, कभी लू चलने लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए आज 30 क्वेश्चन हम लोग लेके चले और आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा, ठीक है ना। आप बस रेगुलर देख के देखिए, आपको याद ना करा दिए तो हमसे कहना आप। और जैसे जनवरी मंथ का हो जाएगा हम लोग एक पूरा टेस्ट चलाएंगे, मॉक टेस्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन लेंगे, 200 प्लस हम लोग के पास क्वेश्चन है, उसमें 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे और उसका टेस्ट लेंगे, देखते हैं कि आप लोग कितना अच्छा करते हो, है ना। तो प्लीज़ इतनी बातों को ध्यान में रखिएगा। और राहुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्या सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।